आदाब नाजरीन, इस्तकबाल है आप सभी का मुल्क की बात में। आपके साथ मैं हूं नेहा सिंह। खबर शुरू करने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। अमेरिका इजराइल ने हमास को दी जंग की धमकी। हमास बोला हमारी नजर में धमकियों की कोई हैसियत नहीं। पीएम मोदी ने हिंदुस्तानी शोहदा को पेश की खिराज अकीदत। फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रो भी साथ रहे मौजूद। जल्द होगी दिल्ली में काबीना की तश्कील। नए अरकान में असेंबली की नड्डा से मुलाकात। दिल्ली काबीना में नहीं होगा कोई मुसलमान। इस बार फिर कोई मुस्लिम नेता नहीं बनेगा वजीर। सुप्रीम कोर्ट ने फ्री स्कीमों पर जताया एतराज। मुफ्त रेवड़ियों पर नाराज सुप्रीम कोर्ट। अरविंद केजरीवाल की बड़ी मुसीबतें, एक्शन में एंटी करप्शन ब्यूरो। आपके एमएलए अमानतुल्लाह की बड़ी मुश्किलें। अमानतुल्लाह पर मकोका लगाने की तैयारी कर रही पुलिस। दिल्ली दौरे पर रहे डॉक्टर मोहन यादव। इन्वेस्टमेंट के मौकों पर दी मालूमात। गजा में एक बार फिर जंग शुरू होने का खदशा बढ़ गया है। दरअसल इजराइल मुसलसल सीज फायर डील को खत्म करने में लगा हुआ है। इसके बावजूद नेतन्याहू उल्टा हमास को ही धमका रहा है कि अगले हफ्ते तक इजरायली कैदियों को रिहा ना किया गया तो गजा जंगबंदी खत्म हो जाएगी। उधर डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा कि हमास ने जल्द कैदियों को रिहा ना किया तो उस पर जहन्नम के दरवाजे खोल देगा। जिसके बाद हमास ने इजराइल अमेरिका को निशाने पर लेते हुए कहा कि हमारी नजर में इन धमकियों की कोई हैसियत नहीं। ट्रंप की हिमायत मिलने के बाद से तो नेतन्याहू आसमानों में उड़ रहा है। ट्रंप के साथ साथ नेतन्याहू भी हमास को खुल्लम खुल्ला धमकी दे रहा है। दरअसल नेतन्याहू इजरायली फार राइट वुजरा को भी खुश करने के लिए जंग दोबारा शुरू करने की फिराक में है। इसलिए उसने सीज फायर नाफिज होने के बावजूद सीज फायर के अमल में बहुत ज्यादा कोताही बरती, जिसको इजरायली मीडिया और कई इजरायली अफसरान ने भी कबूला है। और अब नेतन्याहू खुद उल्टा हमास पर डील खत्म करने का इल्जाम लगा रहा है। द क्रैडल के मुताबिक नेतन्याहू ने धमकी दी है कि अगर हमास ने सीज फायर डील के हिस्से के तौर पर कैदियों की रिहाई को फिर से शुरू नहीं किया तो गजा में इजराइल दोबारा जंग शुरू कर देगा। आपको बता दें कि हमास ने कल इजराइल पर मुआहदे की खिलाफ वर्जी का इल्जाम लगाते हुए कैदियों की रिहाई मुलतवी कर दी थी। नेतन्याहू ने आगे कहा कि इजरायली फौज गजा से उस वक्त तक वापस नहीं लौटेगी जब तक हमास को मुकम्मल शिकस्त नहीं दे देती। उधर अमेरिकी सदर ट्रंप ने भी हमास को आखिरी मोहलत देते हुए धमकी दी है कि हमास ने अगर कैदियों को रिहा ना किया तो हमास पर जहन्नुम के दरवाजे खोल देगा। ट्रंप ने साथ ही ये भी कहा कि अगर हमास अगले हफ्ते दोपहर तक कैदियों को रिहा नहीं करता तो इजराइल को जंगबंदी मुआहदा खत्म कर देना चाहिए। इजराइल और अमेरिका की धमकियों के बाद हमास ने भी सामने से दोनों की जबरदस्त क्लास लगा डाली। हमास ने कहा कि हम जंगबंदी मुआहदे के लिए पुरअज़्म हैं। ट्रंप की धमकी भरी जुबान मामलात को खराब और पेचीदा कर सकती है। हमास के तर्जुमान समी अबू जुहरी ने कहा कि इजराइल अमेरिका की धमकियां नामुनासिब हैं और इन धमकियों की कोई हैसियत नहीं है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी फ्रांस के मार्सिले में वाक़ेवार सिमेंट्री पहुंचे, जहां उन्होंने पहली जंगे अजीम में शहीद हुए हिंदुस्तानी फौजियों को खिराज अकीदत पेश की। इस दौरान फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रो भी उनके साथ मौजूद रहे। ये मेमोरियल उन बहादुर फौजियों की याद में बनाया गया है जिन्होंने जंग में अपनी कुर्बानी दी। फ्रांस का अपना सफर पूरा करने के बाद पीएम नरेंद्र मोदी अमेरिका के लिए रवाना होंगे। ये दौरा इसलिए भी खास है क्योंकि ये डोनाल्ड ट्रंप के दोबारा सत्ता में आने के बाद पीएम मोदी की पहली ट्रिप होगी। इस दौरान दोनों लीडरों के बीच कई अहम मौजू पर बातचीत होने के इम्कान हैं। मोदी ने इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर साइट का भी दौरा किया। इसके अलावा पीएम ने मार्सिले में इंडियन कॉन्सुलेट का भी इफ्तिताह किया। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया जिसमें उन्होंने लिखा, भारत की आज़ादी की लड़ाई में इस शहर की खास अहमियत है। यही विनायक दामोदर सावरकर ने ब्रिटिश कब्जे से बच निकलने की कोशिश की थी। मैं मार्सिले के लोगों और उन फ्रांसीसी कारकुनान का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने उस वक्त सावरकर को ब्रिटिश हुकूमत को सौंपे जाने की मजम्मत की थी। दिल्ली इलेक्शन जीतने के बाद बीजेपी के सामने अब एक नया चैलेंज है। बीजेपी को सीएम का चेहरा चुनना है और काबीना को जल्द से जल्द तश्कील देना है। कुछ नए अरकान असेंबली ने बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा से मुलाकात की, जिसके बाद से अटकलें और तेज हो गई हैं। बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा के साथ नए अरकान असेंबली की बैठक के बाद हलचल और बढ़ गई है। बताया जा रहा है कि 16 फरवरी को अरकान असेंबली की बैठक बुलाई जाएगी जिसमें सीएम के नाम का खुलासा होगा कि बीजेपी ने 48 सीटों के साथ दिल्ली में जबरदस्त जीत हासिल की है। इन्हीं अटकलों के बीच मंगल को रोहिणी से नए अरकान असेंबली विजेंद्र गुप्ता, ग्रेटर कैलाश से शिखा रॉय, शालीमार से रेखा गुप्ता, गांधीनगर से अरविंदर सिंह लवली, मालवीय नगर से सतीश उपाध्याय के अलावा कुलवंत राणा, कपिल मिश्रा, डॉक्टर अनिल गोयल, अजय महावर ने संसद में कौमी सदर जेपी नड्डा से मुलाकात की। कुल 20-25 नए अरकान असेंबली ने कौमी सदर से मुलाकात की। सीएम और मंत्री काबीना के तश्कील की अटकलों पर पार्टी सूत्रों का कहना है कि 16 फरवरी को अरकान असेंबली की बैठक हो सकती है जिसमें सभी नामों का खुलासा होगा। पार्टी स्तर के अलावा कुछ फैक्टर्स पर आरएसएस का सुझाव भी जरूरी है, जिसमें एक विशेष जाति या ग्रुप के वोटर्स की असेंबली इंतखाबात में हिमायत शामिल है।
दिल्ली असेंबली चुनाव में करारी शिकस्त खाने के बाद आम आदमी पार्टी सत्ता से बाहर हो गई। बीजेपी भारी अक्सरियत के साथ 27 साल बाद दिल्ली की सत्ता में वापसी करने में कामयाब रही। बीजेपी जल्द ही सीएम का नाम फाइनल कर काबीना का कयाम कर लेगी और ये पूरी तरह मुस्लिम मुक्त काबीना होगी। राजधानी की रियासत में ये पहली बार नहीं है जब कोई मुस्लिम वजीर काबीना में नहीं होगा। दिल्ली की सल्तनत पर कांग्रेस का कब्जा रहा हो या फिर आम आदमी पार्टी का, दोनों ही पार्टियों ने मुस्लिम वोटों को साधने के लिए मुस्लिम बिरादरी से वजीर बनाने का दाव हमेशा चला है। बीजेपी के सत्ता में वापसी करने के साथ ही 10 साल के बाद एक बार फिर दिल्ली हुकूमत में कोई मुसलमान काबीना का हिस्सा नहीं बन सकेगा। लेकिन सवाल ये है कि अकलियती वजारत का हल बीजेपी कैसे निकालेगी। असेंबली इंतखाबात में 4 मुस्लिम एमएलएज बने हैं और चारों ही आम आदमी पार्टी से हैं। ऐसे में बीजेपी दिल्ली हुकूमत में अकलियती वजारत का जिम्मा गैर मुस्लिम अकलियती बिरादरी के नेता को सौंप सकती है। बीजेपी पंजाबी या फिर सिख बिरादरी में से किसी को वजीर बना सकती है। इस तरह 27 साल बाद सत्ता में लौटी बीजेपी दिल्ली में मुस्लिम मुक्त कैबिनेट कायम करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन से पहले फ्री स्कीमों के ऐलान पर नाराजगी जताई। अदालत का कहना है कि इन स्कीमों की वजह से लोग काम नहीं करना चाहते। सुप्रीम कोर्ट ने आज इलेक्शन से पहले फ्रीबीज का ऐलान करने के रिवाज पर नाराजगी का इजहार किया। अदालत ने कहा कि लोग अब काम नहीं करना चाहते क्योंकि उन्हें फ्री में राशन और पैसा मिल रहा है। जस्टिस BR गवई और अगस्टिन जॉर्ज मसीस की बेंच शहरी इलाकों में बेघर लोगों की पनाहगाह की हुकूक से जुड़ी एक दरख्वास्त पर सुनवाई कर रही थी। जस्टिस गवई ने कहा कि बदकिस्मती से इन मुफ्त स्कीमों की वजह से लोग काम नहीं करना चाहते। बेंच ने कहा कि हुकूमत को लोगों को मरकजी धारा में शामिल करने और उन्हें मुल्क की तरक्की में हिस्सा लेने के लिए उनकी हौसला अफजाई करनी चाहिए। आपके कन्वीनर अरविंद केजरीवाल की मुसीबतें लगातार बढ़ती दिख रही हैं। एक तरफ पार्टी ने दिल्ली में सत्ता खो दी तो दूसरी तरफ दिल्ली एंटी करप्शन ब्यूरो ने आम आदमी पार्टी के लीडरान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का इशारा किया। इलेक्शन के दौरान अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर इल्जाम लगाया था कि बीजेपी उनके अरकाने असेंबली को तोड़ने की कोशिश कर रही है और हर एक को 15 करोड़ रुपए तक की पेशकश की गई है, जिसके बाद दिल्ली एंटी करप्शन ब्यूरो ने आम आदमी पार्टी के लीडरान के खिलाफ एक्शन लिया। लेकिन अब ACB कानूनी कार्रवाई करने की तैयारी में है। इनमें दिल्ली के साबिक CM अरविंद केजरीवाल, मुकेश अहलावत और संजय सिंह का नाम शामिल है। जराये के मुताबिक ACB नोटिस का जवाब न मिलने पर यह कदम उठा सकती है। अगर आम आदमी पार्टी की ओर से कोई जवाब नहीं दिया गया तो ACB दिल्ली पुलिस को लेटर लिखकर इन लीडरान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की सिफारिश करेगी। इससे पहले 7 फरवरी को ACB की टीम अरविंद केजरीवाल, पार्लियामेंट मेंबर संजय सिंह और मुकेश अहलावत के घर जांच के लिए पहुंची थी। करीब 1.5 घंटे तक केजरीवाल के घर में जांच की, लीगल नोटिस दिया और रवाना हो गई। इसके अलावा इन अरकाने असेंबली के सोशल मीडिया पोस्ट और रिश्वत की पेशकश करने वालों की पहचान से संबंधित जानकारी की मांग भी की गई है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के 9 मुंतखब MLA अमानतुल्लाह खान पर शिकंजा कसने की तैयारी की जा रही है। उन पर गिरफ्तारी के बाद मकोका लगाने की तैयारी चल रही है। MLA की गिरफ्तारी के लिए दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और क्राइम ब्रांच की टीम की तरफ से उत्तर प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली के अलग अलग ठिकानों पर रेड डाली गई है। मालूमात के मुताबिक अमानतुल्लाह खान की गिरफ्तारी के बाद उन पर मकोका लगाया जा सकता है। पुलिस उनकी तलाश में जुटी हुई है। उनके फोन की आखिरी लोकेशन मीठापुर में मिली, लेकिन उसके बाद से उनका फोन बंद चल रहा है। पुलिस को शक है कि कुछ आम आदमी पार्टी के नेता भी अमानतुल्लाह की मदद कर रहे हैं। इससे पहले दिल्ली पुलिस ने 2 दिन पहले पीर को जामिया नगर में पुलिस टीम पर हमले की अगुवाई करने के इल्जाम में अमानतुल्लाह खान के खिलाफ FIR दर्ज की है। पुलिस के मुताबिक अमानत ने हत्या की कोशिश के मामले में भगौड़े आरोपी की हिरासत से भागने में मदद की थी। मध्य प्रदेश के CM डॉक्टर मोहन यादव आज दिल्ली दौरे पर रहे। यहां उन्होंने होटल ताजमहल में इन्वेस्ट MP GIS 2025 के कर्टन रेजर प्रोग्राम के तहत मुल्क और बैरूने मुल्क के सरमायाकारों को मध्य प्रदेश में इन्वेस्ट करने के लिए दावत दी। बता दें कि CM ने सरमायाकारों के साथ 1-to-1 मीटिंग और इंटरेक्टिव राउंड टेबल कर उन्हें आइंदा ग्लोबल समिट की तब्दीलियों से आगाह कराया। CM डॉक्टर मोहन यादव सरमायाकारों से मुलाकात कर रियासत में इन्वेस्टमेंट के इम्कानात और हुकूमत की इंडस्ट्रियल पॉलिसीज के अज़्म से भी आगाह कराया। प्रोग्राम में 2 अहम इंटरेक्टिव राउंड टेबल भी मुनक्किद कराई गई। पहली राउंड टेबल मीटिंग में टेलीकॉम कंपनियों के नुमाइंदे और दूसरी राउंड टेबल मीटिंग में मुख्तलिफ मुल्कों के सफीर शामिल हुए। इस दौरान इन्वेस्टमेंट और साझेदारी के लिए नए इम्कानात पर बातचीत हुई। आपको बता दें कि 24 फरवरी 2025 को PM नरेंद्र मोदी भोपाल में 2 रोजा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आगाज करेंगे। समिट के दूसरे दिन मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह भी शामिल होंगे। राम मंदिर के आला पुजारी सत्येंद्र दास अब इस दुनिया में नहीं रहे। उन्होंने 85 साल की उम्र में लखनऊ PGI में आखिरी सांस ली। आचार्य सत्येंद्र दास को 3 फरवरी के दिन ब्रेन हैमरेज के बाद संजीदा हालत में लखनऊ PGI के न्यूरोलॉजी वार्ड के HDU में भर्ती करवाया गया था। आचार्य सत्येंद्र दास के इंतकाल पर अयोध्या के मठ मंदिरों में शोक की लहर है।
आचार्य सत्येंद्र दास के शागिर्द प्रदीप दास ने बताया कि लंबी बीमारी के बाद लखनऊ के पीजीआई में सुबह करीब 8 बजे उनका इंतकाल हुआ। उनका फानी बाकियात पीजीआई से अयोध्या लाया जा रहा है। आखिरी रसूमात कल अयोध्या में सरयू नदी के किनारे होगी। हाल ही में पीजीआई ने हेल्थ बुलेटिन जारी कर बताया था कि सत्येंद्र दास को हाइबेटिस और हाई ब्लड प्रेशर जैसी संजीदा बीमारियां थी। पुजारी सत्येंद्र दास के इंतकाल पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने उन्हें खिराज अकीदत पेश की। महाराष्ट्र के पुणे में जीबीएस के कहर के बाद अब वायरस मुंबई तक पहुंच गया है। मुंबई के नायर अस्पताल में भर्ती 53 साल के एक मरीज की मौत हो गई है। मुंबई में जीबीएस सिंड्रोम वायरस से मौत का यह पहला मामला है। मरीज वडाला इलाके का रहने वाला था और बीएमसी के बीएन देसाई अस्पताल में वार्ड बॉय के तौर पर काम करता था। नायर अस्पताल से मिली मालूमात के मुताबिक वार्ड बॉय काफी दिनों से बीमार था और उसका इलाज चल रहा था। वहीं नायर अस्पताल में एक नाबालिग लड़की भी भर्ती है जिसे जीबीएस वायरस हुआ है। ये लड़की पालघर की रहने वाली है और 10वीं जमात की तलबा है। इससे पहले 6 फरवरी को भी जीबीएस वायरस की चपेट में आने से एक मरीज की मौत हो गई थी। वहीं 26 जनवरी को महाराष्ट्र के पुणे में जीबीएस बीमारी से एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की मौत हो गई थी। वो डीएसके विश्वा इलाके में रहता था। जीबीएस एक न्यूरोलॉजिकल बीमारी है। स्वाइन फ्लू की तरह इस बीमारी के सिम्टम्स होते हैं जिसमें सर्दी, जुकाम और तेज बुखार आता है। इसके कारण मांसपेशियों में कमजोरी हो जाती है और शरीर के हिस्से सुन्न पड़ जाते हैं। इससे लकवा या कभी कभी मौत भी हो सकती है। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने इंतजामिया से मरीजों के इलाज के लिए सरकारी अस्पतालों में खास इंतजाम करने को कहा है। जमीयत उलेमाए हिंद के चीफ अरशद मदनी का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कौम परस्ती को लेकर बयान दिया। अरशद मदनी का कहना है कि हर हिंदुस्तानी एक कौम है, फिर वो चाहे मुसलमान हो, सिख हो या फिर हिंदू या फिर ईसाई ही क्यों ना हो। अरशद मदनी ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर किया और कहा कि आज फिरका परस्त लोग कौम को बांटना और खत्म करना चाहते हैं, लेकिन हम उन्हें ऐसा नहीं करने देंगे। हिंदू, मुसलमान और दलित को अलग अलग बताना मुल्क की तबाही की बुनियाद है। मौलाना अरशद मदनी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा, जमीयत उलेमाए हिंद ने कौम के लिए काम किया है। यानी भारत एक डाइवर्स मुल्क है जिसमें कई तरह की जात, सकाफत, बिरादरी और मजहब के लोग रहते हैं, लेकिन वो सब अपनी खुसूसी मजहबी रिवायतों को कायम रखते हुए उनके दरमियान कोई फर्क नहीं। मौलाना अरशद मदनी ने भारत पर मुसलमानों की तारीख पर भी रोशनी डाली। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में मुसलमान 200-300 सालों से नहीं बल्कि सबसे पहले पहली सदी में केरल में इस्लाम पहुंचा, इसके बाद सिंध में पहुंचा। मोहम्मद बिन कासिम वहां आए, दूसरी सदी में यहाँ इस्लाम पनपने लगा। मुसलमान यहाँ 1300-1400 सालों से रहते आए हैं। चैंपियंस ट्रॉफी, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की शुरुआत से पहले भारतीय टीम को एक बड़ा झटका लगा है। तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह चोट के चलते अब खेल का हिस्सा नहीं बन पाएंगे। बता दें कि बुमराह की जगह नौजवान गेंदबाज हर्षित राणा को टीम में शामिल किया गया है। इसके अलावा लेग स्पिनर वरुण चक्रवर्ती को आखिरी 15 स्क्वाड का हिस्सा बनाया गया है। वो यशस्वी जायसवाल की जगह टीम में शामिल होंगे। बीसीसीआई ने मोहम्मद रियाज, शिवम दुबे और यशस्वी जायसवाल को रिजर्व के तौर पर रखा है। बुमराह को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सिडनी में खेले गए 5वें टेस्ट के दौरान चोट लगी थी और वो तब भी कोई मुकाबला नहीं खेल पाए थे। पीठ में चोट के कारण उन्हें फाइनल टीम में जगह नहीं मिली। तेज गेंदबाज की गैर मौजूदगी से भारत टीम को तगड़ा झटका लगा है। भारत चैंपियंस ट्रॉफी में ग्रुप ए में शामिल है जिसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश और न्यूजीलैंड भी हैं। भारत अपने सभी मुकाबले हाइब्रिड मॉडल के तहत दुबई में खेलेगा क्योंकि उसने इस टूर्नामेंट के लिए पाकिस्तान जाने से इनकार कर दिया था। 8 टीमों के इस टूर्नामेंट में 15 मैच होंगे। ये टूर्नामेंट 19 दिनों तक चलेगा। चैंपियंस ट्रॉफी में भारत और पाकिस्तान के बीच लीग मैच 23 फरवरी को यानी कि रविवार को खेला जाएगा। तुर्की के सदर अर्दोगान आज पाकिस्तान का दौरा करने वाले हैं। उनके इस दौरे के कई मतलब निकाले जा रहे हैं। खासतौर पर भारत की इस दौरे पर नजर रहने वाली है। अर्दोगान के साथ इस दौरे पर पूरा डेलीगेशन भी रहने वाला है। बता दें कि इस दौरे में कई अहम वुज़रा, सीनियर अफसरान और कॉर्पोरेट लीडर्स भी शामिल हैं। इस विजिट का मतलब दोनों मुल्कों के बीच रिश्तों को मजबूत करना है। इस सफर के दौरान पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ और सदर एर्दोगान पाकिस्तान तुर्की हाई लेवल स्ट्रैटेजिक कॉर्पोरेशन काउंसिल के 7वें सेशन की शरीक सदारत करेंगे। सेशन के इख्तिताम पर एक ज्वाइंट डिक्लेरेशन और कई अहम समझौतों MOUs पर साइन के साथ होने की उम्मीद है। एर्दोगान के इस दौरे पर भारत की नजर बनी हुई है। इसके पीछे वजह मिलिट्री मानी जा रही है क्योंकि तुर्की पाकिस्तान की हथियारों से मदद करता आया है। एर्दोगान का दौरा ऐसे वक्त में हो रहा है जब तुर्की और पाकिस्तान कई इलाकों, खासतौर पर डिफेंस और एंटी टेररिज्म के मैदान में अपने रिश्तों को मजबूत कर रहे हैं। भारत इस दौरे पर खास नजर इसलिए भी बनाए हुए है क्योंकि पाकिस्तान का हथियार खरीदना खतरे की निशानी की तरफ इशारा कर रहा है, इसलिए भारत अलर्ट मोड पर आ गया है। नाज़रीन, मुल्क की बात में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।